जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के भाषा मंजरी को पढ़ेंगे। भाषा मंजरी में पाठ 1 में है चाहता हूँ और इस कविता को लिखा है रामावतार त्यागी जी ने। तो चलिए पहले कविता को पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीस पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तिन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये जो कविता है ये देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और कवि ने अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित कर दिया है। फिर भी उसे लगता है कि मातृ जो ऋण है उसको नहीं चुकाया जा सकता है, इसलिए वह अपने देश की धरती को कुछ और भी समर्पित करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कविता का क्या अर्थ है। तो इस कविता में कवि रामावतार त्यागी जी ने कहा है कि मन समर्पित तन समर्पित। कवि को लगता है कि मेरा मातृभूमि का मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है, मुझे अपने मातृभूमि ने इतना कुछ दिया है कि उसके सामने मेरा जितना भी त्याग किया जाए, जितना भी समर्पण किया जाए वो कम है। इसलिए कवि कहते हैं कि मन समर्पित, मातृभूमि के लिए मेरा ये मन समर्पित और मेरा ये तन भी समर्पित और यह जीवन समर्पित। मेरा मन तन तो समर्पित है ही मातृभूमि के लिए, साथ ही मेरा जो ये पूरा जीवन है ये भी मातृभूमि के लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती, और वे अपने देश की धरती को संबोधन करके कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुझे कुछ और भी दूं, क्योंकि जब मैं अपना मन तन और जीवन समर्पित कर देता हूँ उसके बाद भी तुम्हारा ऋण इतना ज्यादा है कि मैं उसे चुकाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं और भी कुछ तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, और माँ तुम्हारा ऋण इतना ज्यादा है कि मैं उसे चुकाने में, उसे ऋण को पूरा करने में मैं असमर्थ हूँ। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, लेकिन फिर भी मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ कि जब थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, और अपने ये सर की बलि मातृभूमि के लिए चढ़ाकर उसे जब थाल में सजाकर तुम्हारे लिए समर्पित कर दूं, तो कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। तो दया करके मेरे इस तुच्छ भेंट को भी तुम स्वीकार कर लेना। तो कवि कहते हैं कि जब वे मातृभूमि के लिए
अपने जीवन को समर्पित कर देंगे और मातृभूमि के लिए अपने सर तक कटाने के लिए तैयार हैं, तो जब वे मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाए, उनके सर को थाल में सजाकर मातृभूमि को निवेदन किया जाए, तो वे अपने मातृभूमि से आग्रह करते हैं, कहना चाहते हैं कि दया करके मेरे उस समर्पण को तुम स्वीकार कर लेना। अपनी माँ मातृभूमि को कहते हैं। तो हमारे लिए क्या है, हमारी देश की जो भूमि है वो हमारे माँ के समान है, इसलिए इसे मातृभूमि कह के संबोधित किया जा रहा है। तो देश के लिए बलिदान होना कितने गौरव की बात है। और जो कवि हैं वे कहते हैं कि माँ जो मातृभूमि है उसका ऋण मेरे ऊपर इतना ज्यादा है कि मैं अपने तन मन जीवन समर्पित करने के बाद भी उसका ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं जितना भी उसको दूं वो कम ही होगा। गान अर्पित प्राण अर्पित, मेरे खुशी के जो गीत हैं और मेरा जो प्राण है वो भी मातृभूमि के लिए अर्पित हो। रक्त का कण कण समर्पित, और मेरे रक्त का, मेरे खून का एक एक बूंद, अंतिम बूंद तक मातृभूमि माँ भारती के लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती, और कभी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ ये मेरे देश की धरती कि तुझे कुछ और भी दूं, क्योंकि इतना कुछ अपना सर्वस्व दे देने के बाद भी कवि को वो कम लगता है मातृभूमि के ऋण के सामने। तो हमें अपने देश से कितना कुछ मिलता है, सोचिए। हम इस देश की माटी पर जन्म लेते हैं, यहीं पलकर, यहीं की फसलों को खाकर, इसी के अनाज, इसी के पानी, इसी की हवा को ग्रहण करके हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो हमारे ऊपर इतना ज्यादा अपने मिट्टी का, अपने देश का ऋण होता है कि उसे हम चुकाने में चाहे हम कुछ भी कर ले वो कम होगा। तो ये कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मातृभूमि का ऋण इतना ज्यादा होता है कि चाहे हम उसके लिए कुछ भी कर लें लेकिन फिर भी वो नहीं चुका सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मातृभूमि की सुरक्षा के लिए यदि मुझे रणभूमि में जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो उसके लिए वे क्या करना चाहते हैं, माज दो तलवार को, जो जिस तलवार को लेकर वो युद्ध में लड़ने जाना चाहते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, वे कहते हैं कि उस तलवार को माज दो, उसको धार लगा दो, लगाओ ना देरी, और उसके लिए देरी ना लगाकर जल्दी से मेरे तलवार को धार लगा दो। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और तलवार और ढाल क्या होता है, जिससे बार से बचने के लिए ढाल लिया जाता है युद्ध में। तो वो कहते कमर पर मेरी ढाल को इस तरह से बांध दो कि मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाऊं। और भाल पर मल दो, और कपाल, भाल मतलब कपाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। चरण की धूल क्या, जो हमारी मिट्टी है वो क्या है, माँ के समान है। तो चरण का जो माँ के चरणों का जो धूल है उसको कभी कहते हैं कि मेरे भाल पर, मेरे शीश पर मल दो। और शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे जो मस्तक है, मेरे सर पर आशीर्वादों का छाया रखो, जिससे कि मैं अपने मातृभूमि के लिए लड़ सकूं। तो देखिए कितनी देशभक्ति है, ये भाव सब में होना चाहिए। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, कभी कहते हैं कि मेरा जितना भी स्वप्न है जो मैंने अपने लिए देखा है वो सभी मातृभूमि के लिए अर्पित हो। और प्रश्न अर्पित, जितने भी मेरे मन में प्रश्न है वे सारे प्रश्न मातृभूमि को ही अर्पित हो। आयु का क्षण क्षण समर्पित, और मैं जितने दिन तक जीवित रहूं उसका हर क्षण मातृभूमि के लिए समर्पित हो। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और मेरा स्वप्न, मेरा प्रश्न, मेरा आयु का क्षण क्षण देने के बाद भी जो मातृभूमि का ऋण है वो नहीं चुक सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये देश की धरती मैं तुझे और भी कुछ दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, और वो क्षमा चाहते हैं कि उनके मन में जो मोह है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, उसको मैं आज तोड़ देता हूँ। जितने भी मेरे मोह के बंधन है, जितने रिश्ते के बंधन है, उसको मैं तोड़ देता हूँ। और वे इस मोह के बंधन को तोड़ते हुए गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, अपने घर के आंगन को, अपने गांव को, घर द्वार को वो क्षमा चाहते हैं
कि मेरे लिए ये घर आंगन का जो मोह है वो तुच्छ हो जाता है मातृभूमि के सामने। इसलिए वे गांव से, अपने घर द्वार से और आंगन से क्षमा चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जो मोह के बंधन है उसको तोड़ता हूँ अपने मातृभूमि की सेवा के लिए। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और मेरे सीधे हाथ में क्या दे दो? तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। किस ध्वज को? तिरंगा ध्वज को। हमारे भारत का जो तिरंगा है उसे थमा दो, जो देशभक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से जो कवि हैं वे देशभक्ति के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हैं, और युद्ध, मातृभूमि की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। आगे कहते हैं, सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। अपना जीवन, अपना शीश, सब कुछ मातृभूमि पर त्याग करने के बाद कवि कहते हैं कि जितने सुमन हैं, मतलब फूल, जितने चमन हैं, ये सारे मातृभूमि के लिए अर्पित हो। और मेरा जो नीड़ का तृण तृण, जिसको मैंने एक एक करके अपने घर को तैयार, नीड़ क्या है? एक आवास, पर जो चिड़िया का घोंसला होता है उसे नीड़ कहा जाता है। तो कभी कहते हैं मैंने अपना जो घर बनाया है उसका तृण तृण तुम्हारे ऊपर समर्पित हो। किसके ऊपर? माँ भारती, हमारे देश की धरती को समर्पित करना चाहते हैं। और कभी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, ये देश की धरती, ये धरती माता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ और भी दूं। तो मैं जितना भी त्याग करूं, जितना भी समर्पण करूं, वो हमारे देश की धरती के लिए कम ही होगा, क्योंकि देश की धरती ने हमें इतना कुछ दिया है कि उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी भावना है, और ये भावना देश के प्रत्येक नागरिक के मन में होनी चाहिए, क्योंकि हमें देश ने छोटे से बड़ा किया है, इसी के मिट्टी में हम खेले हैं, इसी से उगा अन्न हम ग्रहण किए हैं, इसी के हवाओं में हम सांस लिए हैं और छोटे से बड़े हुए हैं। तो इसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। इसलिए यदि हम अपने प्राणों का बलिदान भी कर दे तो वो भी उसके सामने बहुत छोटा होगा। तो बहुत अच्छी कविता है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण होता है। तो मैंने पहले भी कहा कि हम इसी के मिट्टी में जन्म लिए हैं, इसी के हवाओं में सांस लिए हैं, यहाँ उपजने वाले अन्न जल से अपने जीवन को हमने चलाया है। तो इस तरह से क्या है, मातृभूमि का हमारा ऋण बहुत ज्यादा है। दूसरा है कि कभी अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि मातृभूमि का ऋण उनके ऊपर इतना ज्यादा है कि वो अपना सब कुछ त्याग करने के बाद भी उस ऋण को नहीं चुका सकते। नेक्स्ट है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। कभी अपने ऋण को चुकाने के लिए, देश की धरती के ऋण को चुकाने के लिए वो अपने शीश तक को भी त्याग कर, मतलब बलिदान देना चाहते हैं देश के लिए। तो युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राणों का न्योछावर करना चाहते हैं, और वे माँ भारती से, माँ धरती माता से प्रार्थना करते हैं कि थाल में जब मेरा शीश, मेरा सर आपके लिए कुर्बान हो जाएगा, बलिदान हो जाएगा, तब जब इसे लाकर सजाकर लाया जाएगा तो इसे आप स्वीकार कर लेना। मतलब इतनी ज्यादा देश के लिए भक्ति है कि वो अपना सर भी देश के लिए कटाने को तैयार हैं। तो इसमें एक भक्ति भाव दिख रहा है, देशभक्ति भाव, देश के लिए समर्पण का भाव है। चौथा है, कविता में युद्ध में जाने के पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। क्या कहा गया है कविता में कि मांझ दो तलवार को, लगाओ ना देरी, और बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। मतलब कमर पर ढाल कस दो और तलवार को मांझ दो, और भाल में क्या, सर में चरण का धूल मल दो, और शीश पर आशीष की छाया गनेरी, और आशीर्वाद का मेरे सिर में आवरण रखो। मतलब इतना आशीर्वाद दो कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। तो ये सारी चीज दिया गया है युद्ध की तैयारी में, युद्ध में जाने की पूर्व की तैयारी में। नेक्स्ट है कि कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है, क्योंकि
कवि इसमें कहते हैं कि मुझे मोह का जो बंधन है अपने घर आंगन द्वार और अपने गांव के प्रति, उसको मैं तोड़ता हूँ। किसके लिए? अपने देश के लिए, कि देश का ऋण मेरे ऊपर इतना ज्यादा है कि मैं ये गांव घर आंगन का ऋण जो मोह है उसे तोड़ देता हूँ। तो इसके लिए वे अपने गांव घर से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वे गांव घर को छोड़कर देश के लिए बलिदान होने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना ये कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छी कविता है, देशभक्ति से ओतप्रोत है, इसको आप समझेंगे। आगे कुछ प्रश्न हैं, जैसे तत्सम तद्भव भी है, तो जैसे यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दंत हुआ, दंत का तद्भव क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। दुग्ध क्या है? संस्कृत से आया हुआ शब्द है, और दूध क्या है? हिंदी शब्द है, उसी का तद्भव है दूध। आम्र क्या है? संस्कृत से आया हुआ शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, और ये हो गया तद्भव शब्द हो गया आम। ठीक है, तो इस तरह से और भी कुछ प्रश्न हैं तो उसको आप कर लेंगे। जैसे यहाँ हो गया सपना, तो इसमें तत्सम क्या हो जाएगा? स्वप्न। आग अग्नि, चांद चंद्र, पोता पोत्र, तांबा ताम्र, तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, जो कवि हैं रामावतार त्यागी जी, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे रामावतार त्यागी जी का जन्म हुआ था 17 मार्च 1925 ईस्वी को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1985 ईस्वी में। उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में। उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। उनकी मुख्य रचनाएं थी नया खून, 8वां स्वर, गीत सप्तक, 21वीं गीत इत्यादि उनकी काव्य थे, और राम झरोखा और समाधान उनके उपन्यास थे। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।